सो हाय एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे इस नए क्लास में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी क्लास 12 9 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों आपको पता है कि हमारा एग्जाम जो है 24 फरवरी से स्टार्ट है। 3 मार्च का आपका बायोलॉजी का पेपर है ना। इतना आपको पता होगा। अगर आपको नहीं पता है दोस्तों तो आप लोग जान लीजिए, क्योंकि आपको उसे तो हमें पता है कि 100% स्टूडेंट को पता चल गया होगा कि हमारा एग्जाम 24 फरवरी से स्टार्ट है ना। लेकिन हमारा जो बायोलॉजी का पेपर है दोस्तों वो आपका होगा कितने मार्च को, 3 मार्च को, है ना। 24 फरवरी को आपका हिंदी का होगा, 3 मार्च का दूसरा पेपर आपका होगा बायोलॉजी का। ये सबको पता है दोस्तों। देखिए आपके परीक्षा में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, इस समय आप क्या करिए, उसी क्वेश्चन की तैयारी कीजिए, उसी क्वेश्चन की रिवीजन करिए, उसी क्वेश्चन को याद करिए। ठीक है, तो हम आज आपके लिए लेकर आए हैं 9 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसका आने का चांसेस रहता है, एग्जाम में पूछने का इसका ज़्यादा चांस रहता है। ठीक है, तो आपको इसमें हम 9 क्वेश्चन बताएंगे और 9 क्वेश्चन अगर आपको याद होगा तो और अच्छी बात है, इसको आप रिवीजन कर लेना। अगर आप नए हैं, अगर आपको नहीं याद है तो इस क्वेश्चन की तैयारी जरूर कर लेना, क्योंकि दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग पेन और कॉपी लेकर जरूर बैठना। अगर आप लोग इसको पहले लिख कर बैठे हुए हैं, याद भी कर रहे हैं, तो आप लोग इसको रिवीजन कर लेना। ठीक है, तो चलिए आज हम देखते हैं वो कौन सा क्वेश्चन हमारा 9 क्वेश्चन है। तो आप लोग अगर पढ़े होंगे तो एक बार फिर देख लीजिए, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो इसको याद कर लेना। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है दोस्तों अंडाणु जनन। बायोलॉजी का हमारा क्वेश्चन है ये। ठीक है, अंडाणु जनन किसे कहते हैं, आपको इसमें हम ये भी बताएंगे दोस्त कि परीक्षा में आप लोग जाना तो कैसे लिखना, वहाँ पर लिखने का तरीका भी आपको सिखाएंगे इसमें। क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि कुछ स्टूडेंट आप लोग सुने होंगे, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पढ़ने में बहुत तेज होते हैं लेकिन उनका नंबर बहुत कम आता है या फेल भी हो जाते हैं, है ना। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पढ़ने में बहुत कमज़ोर होते हैं लेकिन वो पास भी हो जाते हैं और नंबर भी बहुत अच्छा आ जाता है ना। तो मैं दोस्तों आपको बता दूँ, अब मैं एक ट्रिक बताना स्टार्ट करूँगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है और हम हर एक वीडियो में धीरे धीरे ट्रिक करना बताना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि बच्चे जो है, बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो याद नहीं करते, और एक ट्रिक बताऊंगा, एक ट्रिक से पास हो जाएंगे। ठीक है, तो कुछ बच्चे क्या होते हैं कि कमज़ोर होते हैं लेकिन अच्छा नंबर क्यों आता है, उनके पास लिखने का ट्रिक होता है, तरीका होता है ना। तो आप लोग तरीका ट्रिक भी सीखते रहिए, साथ साथ में आप लोग क्वेश्चन भी याद करिए और ट्रिक जो मैं बताऊंगा हर एक वीडियो में आप ट्रिक भी सीखते रहिए। क्योंकि आप लोग तरीका मालूम रहेगा, लिखने का तरीका मालूम रहेगा ना, तो आप लोगों को अच्छा नंबर मिल जाएगा। समझ में आया ना। तो आप लोग हमारे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। बाकी अपने फ्रेंड के पास, दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करिए ताकि उसका भी हेल्प हो सके। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है कि अंडाणु जनन किसे कहते हैं। अगर आपको क्वेश्चन इस तरह पूछ लिया एग्जाम में तो आपको लिखना क्या है, सबसे पहले आपको हेडिंग डालना होगा, प्रश्नोत्तर नंबर डालना होगा कि हमारा ये क्वेश्चन किस प्रश्न उत्तर नंबर का है, मतलब का तीसरा है, गा का तीसरा है, मतलब जिस भी नंबर का होगा आपको प्रश्नोत्तर नंबर डालने के बाद फिर आपको क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पर लिखना होगा अंडाणु जनन। ठीक है, हेडिंग डालना होगा क्या, अंडाणु जनन। और हेडिंग डालने वाले दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक पेन लेकर जाना, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पर, ये देख सकते हैं, ये हमारा हेडिंग वाला ही पेन है। ठीक है, इस पर आपको हेडिंग डालना होगा अगर ना, तो इसी पेन को यूज करना, क्योंकि ये बहुत अच्छी पेन होती है हेडिंग के लिए। ठीक है, बाकी आपको एग्जाम में सिर्फ काली पेन और नीली पेन की जरूरत होती है, बाकी अदर कोई पेन मत लेकर जाना, वरना आपका नंबर कम हो जाएगा दोस्तों। कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट लाल पेन ले लेते हैं, लेकिन लाल पेन गलती कभी मत करना, क्योंकि नंबर तो कटेगा लेकिन आप फेल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ नीली पेन और काली पेन लेकर जाना। राइट, तो यहाँ पर देखिए हेडिंग डालेंगे क्या, अंडाणु जनन। फिर आपको लिखना होगा दोस्तों आगे कि अंडाशय की जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अंडाणु बनने की क्रिया को अंडाणु जनन कहते हैं। यह क्रिया बहुत लंबे समय तक चलती रहती है और मादा की भ्रूणी अवस्था में शुरू होती है और यहाँ पर देखिए और 40 से 45 वर्ष की उम्र तक चलती है। दोस्तों यहाँ पर देखिए अंडाणु जनन के बारे में आपसे पूछेगा तो ये क्वेश्चन आपको 3 नंबर में या 5 नंबर में आ सकता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये चीज़ बताया गया दोस्तों कि अंडाशय की जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अंडाणु बनने की क्रिया को अंडाणु जनन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये बात होती है दोस्तों, जब जो महिला होती है उनके जो बच्चे होते हैं, महिला जो है लगभग 40 से 45 वर्ष तक अपने बच्चों को जन्म दे सकती है ना। यहाँ पर देखिए क्रिया अंडाणु जनन कहते हैं। यह क्रिया बहुत लंबे समय तक चलती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मादा की भ्रूणी अवस्था, मतलब जो उनका अवस्था ढलने लगता है ना, जैसे कि मैं आपको दिखाया इसमें 40 से 45 वर्ष। यहाँ पर देखिए मादा की भ्रूणी अवस्था में शुरू होती है, मतलब जब भ्रूणी अवस्था मतलब 12 से 13 वर्ष, जब लड़की 12 से 13 वर्ष हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए भ्रूणी अवस्था में शुरू होती है और 40 से 45 वर्ष की उम्र तक चलती है। 40 से 45 उम्र के बाद बच्चे संतान पैदा नहीं हो सकते। समझ में आया दोस्तों। यहाँ पर देखिए
आपको अंडाणु जनन का मतलब ये होता है ना। तो आपसे अगर परीक्षा में पूछ लिया कि अंडाणु जनन किसे कहते हैं तो आप लोग को इतना लिखना है, राइट। आप चलते हैं दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है। यहाँ पर देखिए परिवार नियोजन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसकी तैयारी जरूर कर लेना। मैं सच्ची बता रहा हूँ, 100% गारंटी क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पर देखिए परिवार नियोजन क्या होता है, यहाँ पर समझते हैं हम परिवार नियोजन क्या होता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको हेडिंग डालना होगा, जैसे मैं आपको यहाँ पर डालकर बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए परिवार नियोजन आपको लिखना होगा, ठीक है। फिर आपको लिखना होगा आगे कि परिवार कल्याण के लिए बच्चों की संख्या सीमित कर परिवार को नियोजित करने की प्रक्रिया को हम परिवार नियोजन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि बच्चों की संख्या सीमित करना, ठीक है, तो परिवार नियोजन कहलाता है, मतलब एक सीमा होता है ना। यहाँ पर देखिए परिवार कल्याण के लिए बच्चों की संख्या सीमित कर परिवार को नियोजित करने की प्रक्रिया को हम परिवार नियोजन कहते हैं। तो ये आपका परिवार नियोजन है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि परिवार नियोजन क्या होता है। परिवार नियोजन को निम्नलिखित कीजिए, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकता है परिवार नियोजन के बारे में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है तीसरा, एक संकर संकरण क्या होता है। एक संकर संकरण क्या होता है, यहाँ पर देखिए कि विपरीत लक्षण वाले नर तथा मादा के मध्य एक जोड़ी विपरीत लक्षणों का संकरण कराया जाता है। इन विपरीत लक्षण को संकरण को एक संकर संकरण कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या होगा, एक संकर संकरण। इसको आपको याद कर लेना, अगर आपको याद है दोस्तों, मैं आपको बता दूं अगर आपको याद है इसको रिवीजन करते रहना, क्योंकि क्या होता है कि जब आप एग्जाम में जाओगे ना, जब आप परीक्षा देने बैठोगे अपने सीट पर, तो वहाँ पर क्या होता है आपका क्वेश्चन ना भूल जाएगा। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, बढ़िया से याद करना, समझ के याद करना है, रट्टा मत मारना। अगर आप रट्टा मार कर जाओगे दोस्तों, मैं बता दूँ आपको भूल जाओगे। याद करना, दिमाग से याद करना, समझ के याद करना, क्योंकि दोस्तों आप लोग अगर क्वेश्चन समझे रहोगे तो अगर आपको पूरा रियलिटी क्वेश्चन अगर आपको नहीं याद है तो आप बना बना कर लिख सकते हो, समझ में आया ना। आप लोगों को समझ कर पढ़ना है, याद करना है ना। अगर पूरा क्वेश्चन आपको कन्फर्म नहीं याद है तो आप समझे रहोगे तो बना बना कर लिख सकते हो। इसमें क्या होता है आपका नंबर नहीं कटता। एग्जामिनर क्या होते हैं जो आपको कॉपी जांचते हैं ना, वो सिर्फ आपके हेडिंग देखते हैं, उसके बाद एक दो लाइन पढ़ेंगे, हाँ लड़का सही लिखा है, बस नंबर दे देते। क्योंकि दोस्तों उनके पास बहुत सारा कॉपी रहता है चेक करने के लिए, है ना, तो बहुत सारी कॉपी उनको चेक करना पड़ता है, इसलिए आपकी कॉपी पूरा तरीके से बढ़िया से नहीं देखते। बस एक बार हेडिंग देखे, हेडिंग देखने के बाद नंबर दे देंगे। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, जो हेडिंग होती है वो हेडिंग सबसे मेन चीज़ होती है। तो आप लोग हेडिंग डालना, उसके बाद फिर लिखना स्टार्ट कर देना, ठीक है। अब चलिए हम आपको बताते हैं चौथा क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए दोस्तों, चौथा क्वेश्चन हमारा आता है कि यौन संचरित रोग, ठीक है, ये क्या चीज़ होता है। कि यहाँ पर देखिए वे रोग जो मैथुन द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित होते यौन संचरित रोग कहलाते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों, जैसे आप लोग कोरोना वायरस था ना, तो क्या होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में वो मतलब अगर क्या उसमें होता था कि सोशल डिस्टेंसिंग पालन करना पड़ता था ना, थोड़ा दूरियाँ बनाना पड़ता था। तो अगर आप दो इंसान एक साथ में खड़े हो गए तो उनको क्या हो जाता था, कोरोना हो जाता था ना। तो इसी तरह क्या होता है कि वे रोग जो मैथुन द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित होता है उसे हम यौन संचरित रोग कहते हैं। इसको इंग्लिश में हम एसटीडी रोग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है दोस्तों, यहाँ पर देखिए आवर्ती विधि अथवा आवर्ती संयम क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस विधि का प्रयोग स्त्री के मासिक चक्र में होने वाली परिवर्तन के समय के आधार पर किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर आगे देखिए कि इस विधि में अंडोत्सर्ग के संभावित दिन से 3 दिन पहले और 3 दिन बाद तक संभोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसमें ये चीज़ बताया गया है, आवर्ती विधि अथवा आवर्ती संयम क्या होता है। इसको आप लोग पढ़ना है, याद करना है, और परीक्षा में अगर आपसे पूछ लिया तो इसको लिखना है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके जीवन के लिए, ठीक है। इसको आप लोग याद कर लेना और समझ लेना बढ़िया से, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, 100% गारंटी है मेरी। अगर आप जितना मैं इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन बताऊँगा, इस क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा, मेरी 100% गारंटी है दोस्तों, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है, यहाँ पर देखिए इसके आगे आपको यह भी लिखना है कि मासिक चक्र में 10वें से 17वें दिन के बीच के समय में संभोग नहीं करते, इस काल को अनुरक्षित काल कहते हैं, ठीक है। इतना आपको लिखना पड़ेगा, राइट। फिर आगे आपका क्वेश्चन दोस्तों आता है कि 6वां हमारा अनुवांशिक रोग क्या होता है, ठीक है। अनुवांशिक रोग किसे कहते हैं। यहाँ पर देखिए वे रोग जो किसी संतान अपने माता पिता से प्राप्त होता है उसे हम अनुवांशिक रोग कहलाते हैं। यहाँ पर देखिए बताया गया कि वे रोग जो किसी संतान को जो बच्चे होते हैं क्या होता है, यहाँ पर देखिए संतान अपने माता पिता से प्राप्त होता है, अनुवांशिक रोग कहलाता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, जब आप लोग कोई एक कभी कभी अगर देखे होंगे, ठीक है, नहीं देखे होंगे तो आप लोग सर्च करना, फ़ोन में मिल जाएगा। मंगोलो चेहरा, मतलब चेहरे की उनकी कटिंग जो होती है अलग तरीके से हो जाती है ना।
तो वही सब रोग होता है, ठीक है, उनके माता पिता के जड़ से ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है दोस्तों, यहाँ पर देखिए अनुवांशिक रोग के उदाहरण भी लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए वर्णांता होता है और यूमोफिलिया त्वचा होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया कि अनुवांशिक रोग के उदाहरण भी बताइए, तो आप लोग यहाँ पर 2 उदाहरण में बताया हूँ, यहाँ पर आप किसी भी उदाहरण को लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है, जीन क्या होगा। दोस्तों जीन क्या होता है, आप लोग यहाँ पर ये चीज़ समझते हैं कि जीन किसे कहते हैं, जीन क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक जीन के किसी भी लक्षण को निर्धारित करने वाले मेंडेलियन कारक को जीन कहते हैं। किसी भी लक्षण को निर्धारित करने वाले मेंडेलियन कारक को जीन कहते हैं। आगे चलते हैं, ये अनुवांशिक पदार्थ की एक प्रारंभिक इकाई होती है, ठीक है, एक प्रकार की ये इकाई होती है अनुवांशिक पदार्थ की, ये एक प्रकार की इकाई होती है। यहाँ पर देखिए जीन गुणसूत्रों में उपस्थित होता है। अगर आपको ये क्वेश्चन यहाँ पर देखिए जीन गुणसूत्रों में उपस्थित होता है, ये क्वेश्चन दोस्तों आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, बहुविकल्पी जिसे कहते हैं। आपको इसमें ये पूछेगा कि जीन किस में उपस्थित होता है, आपको 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन दे दिया जाएगा, उसमें आपको सही करके लिखना होगा। तो यहाँ पर याद कर लेना ये कि जीन गुणसूत्रों में उपस्थित होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा 8वां क्वेश्चन आता है कि शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है। शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र लिखिए, आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र लिखिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि किसी जीव में रोग जनकों और विषैले पदार्थों को पहचान कर उन्हें नष्ट करने वाले तंत्र को हम प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप जरूर याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ आगे फिर इसके कि शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। इसका वैज्ञानिक जो साइंटिस्ट जो थे, जिस साइंटिस्ट ने इसकी खोज किया था उनका नाम क्या है, एडवर्ड जेनर ने। आपसे पूछ सकता है कि शरीर प्रतिरक्षा तंत्र की खोज किसने किया था, ठीक है। आपसे बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछ सकता है कि शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र की खोज किसने किया था, तो आप लोग यही चीज़ याद रख लेना कि एडवर्ड जेनर ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है दोस्तों, प्रतिरक्षा तंत्र 2 प्रकार का होता है। यहाँ पर देखिए एक हमारा होता है स्वाभाविक प्रतिरक्षा तंत्र, एक होता है उपर्जित प्रतिरक्षा तंत्र। अब इसका हम पूरा आपको डिफिनेशन दूसरे वीडियो में बता सकते हैं, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इतना लेकिन इंपॉर्टेंट था जो मैं आपको इसमें बताया, ठीक है। तो ये था दोस्तों आपका 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आप लोग इसकी तैयारी जम के कर लेना दोस्तों। मैं इस वीडियो में जितना क्वेश्चन मैं आपको बताया हूँ, 9 क्वेश्चन बताया हूँ, इसमें से आपको 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, ये मेरी 100% गारंटी है। तो आप लोग इसकी तैयारी बढ़िया से कर लेना, ठीक है। बाकी दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। चैनल हमारा नया चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।